नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं श्री बिमल मित्र जी द्वारा रचित एक साधारण जीवन जीने वाले असाधारण मनुष्य की कहानी। कहानी का नाम है पद्म भूषण। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। आज के जमाने में इस तरह की चीज आमतौर से दिखाई नहीं देती है। रिश्वतखोरी, मिलावट और दूसरे की संपन्नता के अधीन जीने की विवशता के युग में इस तरह की घटना सचमुच बहुत ही कम घटती है। जब सभी जमाने की हवा का रुख पहचान कर चल रहे हैं, निशिकांत क्यों इस युग में पैदा हुआ था पता नहीं। निशिकांत आज के जमाने में न पैदा होता तो अच्छा होता। ऐसा होने से निशिकांत हो सकता है जीवन जी सकता था, उसके बाल बच्चे भी जीवन जी सकते थे। कम से कम उन्हें इतने अभावों के दौर से गुजरना नहीं पड़ता। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा साथ साथ ही हुई थी। ये सब बचपन की बातें हैं। निशिकांत हम लोगों का दिन भर का साथी था। निशिकांत, गोवर्धन, कार्तिक और मैं, ये चार व्यक्ति साथ साथ रहते थे। उसके बाद हम चारों एक दूसरे से बिछड़ गए। कलकत्ते में 1925-26 साल के माहौल में आदमी इतना जानवर नहीं हुआ था। तब शहर भी इतना सरपीला नहीं था। आदमी उम्मीदों के बल पर जिया करता था। लोगों में स्नेह और प्यार की भावना थी। खैर, उन दिनों की बातें हैं। हम सभी मझले तबके के आदमी थे। निशिकांत हमारे बीच असली मझले तबके का था। कहने का मतलब है, निशिकांत को हमारी तरह घर से टिफिन का पैसा नहीं मिलता था। वह मैले कपड़ों में स्कूल जाता था। फिर भी निशिकांत अपने मीठे स्वभाव के कारण हमारा प्रिय था। निशिकांत कहता, मैं सत्य पथ पर चल रहा हूं भाई, अतः मुझे डर किस बात का। पिताजी ने कहा है, जो सत्य पथ पर रहता है उसके सिर के ऊपर भगवान है। ये सब बचपन के विश्वास की बातें हैं। हम सभी बचपन से ही चालाक चतुर थे। निशिकांत की बातों पर हम हंस देते थे। हम लोग, गोवर्धन, कार्तिक वगैरह, हम सब जासूसी उपन्यासों में मशगूल रहते थे। निशिकांत रामकृष्ण वचनामृत ध्यान से तल्लीन होकर पढ़ता था। उसके अलावा गीता तथा स्वामी विवेकानंद का शिकागो लेक्चर इत्यादि। जिस दिन उसे अच्छी पुस्तक मिल जाती, निशिकांत दौड़ा दौड़ा हमारे घर पर आता और आते ही कहने लगता, देखो इस पुस्तक को पढ़कर देखो। पुस्तक को उलट पुलट कर हम निशिकांत को लौटा देते थे। निशिकांत उदास हो जाया करता था। मगर उन दिनों हमें 5 कौड़ी की नीलवसना सुंदरी ज्यादा अच्छी लगती थी, ज्यादा उपयोगी। खैर, बहुत दिनों के बाद निशिकांत से एकाएक भेंट हो गई। तब हम उम्र की बहुत सी सीढ़ियां तय कर चुके थे। मन के साथ साथ चेहरे पर भी काफी परिवर्तन आ गया था। इतने दिनों के बाद किसी से एकाएक भेंट हो जाए तो ना पहचानना स्वाभाविक ही है। फिर भी मैंने पहचान लिया। मैंने कहा, निशिकांत। इस दरमियान 20-25 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं 2-4 दिनों के लिए कलकत्ता आया था। अगले दिन मुझे यहाँ से चल देना है। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं आखिरी बस से घर लौट रहा था। निशिकांत ने मेरी ओर देखा,
परंतु चुप्पी ओढ़ ली। शायद वह मुझे पहचान नहीं सका। मुझे संदेह न रहा कि यह निशिकांत के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। जल्दी जल्दी निशिकांत की बगल में जाकर बैठ गया। निशिकांत, तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैंने कहा। निशिकांत बोला, तुम? मगर वह पहले का निशिकांत नहीं था। खूंटीदार दाढ़ी उगाई है, गाल पिचक गए हैं, मैला कुर्ता। मैं जैसे ही उसके पास जाकर बैठा, वह जरा पीछे हटकर बैठ गया। क्या हालचाल है? मैंने पूछा। क्या कर रहे हो? कहाँ रह रहे हो? बाकी लोगों की क्या खबरें हैं? मुझे इतनी रात में इतने लोगों के बीच पाकर निशिकांत जैसे खुश नहीं हुआ हो, मानो वह मुझे अनदेखा करना चाहता है। मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? मेरी बात सुनकर निशिकांत के चेहरे पर हंसी नहीं उभरी, वह और ज्यादा गंभीर हो गया। मैं और भी निकट सरक आया। मेरे निकट सरक आने के कारण निशिकांत भी सरक आया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना। एकाएक मैं चिहुक उठा। निशिकांत के मुंह से शराब की बू आ रही है। निशिकांत ने शराब पी है। सचमुच यह चिहुक उठने जैसी ही घटना है। निशिकांत के इस परिवर्तन से वास्तव में मेरे हृदय को गहरी ठेस लगी। हम लोगों के उस निशिकांत का अंततः इतना पतन हो गया। मेरे भावों में परिवर्तन देखकर निशिकांत को संभवतः भय ने दबोच लिया। वह तत्काल उठकर खड़ा हो गया। चलूं, मुझे यहीं उतरना है, निशिकांत ने कहा। वह जैसे ही उठकर खड़ा होने लगा, तभी बस के झटके से गिरते गिरते बचा। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वह मेरा हाथ छुड़ाकर बस से नीचे उतर गया। यह बात मेरी समझ में आ गई कि मुझे नजरअंदाज करने के विचार से ही निशिकांत बीच रास्ते में उतर गया। मैं भी उसी क्षण उठकर खड़ा हो गया और निशिकांत के उतरते ही नीचे उतर पड़ा। मुझे उतरा हुआ देखकर निशिकांत तेज कदमों से चलता हुआ विपरीत दिशा के अंधेरे में छिप गया। तत्काल उसके समीप पहुंचकर मैंने पुकारा, निशिकांत। अब कोई उपाय न देखकर निशिकांत ठिठक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है निशिकांत? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मकान कहाँ है? मुझसे ठीक से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? निशिकांत सिर झुकाए खड़ा था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर झकझोरा। अब निशिकांत ने सिर उठाकर मेरे चेहरे पर आंखें टिकाई। देखा, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना, रो क्यों रहे हो? मैंने पूछा। कुछ देर तक चुप्पी में डूबे रहने के बाद निशिकांत बोला, मैंने शराब पी है भाई। निशिकांत की बातें सुनकर मुझे बेचैनी का एहसास होने लगा। निशिकांत का शराब पीना जितना अजीब है, शराब पीकर अनुतप्त होना मेरे लिए उससे भी ज्यादा अजीब है। निशिकांत ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी थी भाई, यकीन करो, कभी नहीं पी थी। आज पहले पहल पी है, यकीन करो भाई। मैंने कहा, यकीन कर लिया, मगर तुम अचानक यहाँ क्यों उतर गए? तुम्हारा मकान कहाँ है? निशिकांत बोला, अहीरी टोले में। निशिकांत का मकान अहीरी टोले में है और वह उतरा है भवानीपुर में, और वह भी इतनी रात में। मैंने पूछा, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो ना? निशिकांत बोला, जाऊंगा। फिर तुम यहाँ क्यों उतर गए? शुरू में
निशिकांत कैफियत देने में लाचार रहा। कुछ देर तक खामोशी में डूबे रहने के बाद बोला, पता नहीं तुमने क्या सोचा होगा, मैं सच कह रहा हूं, जिंदगी में इसके पहले मैंने कभी शराब नहीं पी है। यकीन करो, पहले पहल पी है। मैं समझ नहीं सका कि निशिकांत क्यों बार बार अपराध को छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर जिंदगी भर नहीं पी तो आज ही क्यों पीने गया, और यदि पी भी है तो इसके लिए अनुताप की भट्टी में क्यों चल रहा है। मैंने कहा, चलो तुम्हें घर पर छोड़ आऊं। निशिकांत ने कहा, नहीं नहीं, छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम लड़खड़ा रहे हो, अकेले जाओगे तो कहीं गिर पड़ोगे, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, अभी मेरे हाथ में कोई काम नहीं है। निशिकांत ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। आश्चर्य की बात है, निशिकांत जो हमेशा भगवान पर आस्था रखे रहता था, जो सच्चाई की कीमत समझता था, वह आज आंसू बहा रहा है। वही निशिकांत शराब पीने के कारण अनुताप से घुल रहा है। यही निशिकांत हमें उपदेश दिया करता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, कहता था, तुम लोग भाई सिगरेट पीते हो, मगर इतना जान लो कि सिगरेट पीना बुरा है। गोवर्धन, कार्तिक और मैं तब छिप छिप कर सिगरेट पीते थे। निशिकांत को भी सिगरेट की लत लगाने की चेष्टा की थी, मगर हम उसे अपने दल में नहीं ला सके। हजारों कोशिशों के बावजूद हमें सफलता नहीं मिली। निशिकांत कहता, नशेबाजी क्या अच्छी चीज है, उससे सेहत और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, इसके अतिरिक्त उससे चरित्र गिर जाता है। हम कहते, कलकत्ता शहर का हर आदमी सिगरेट पीता है भाई, सिगरेट की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, कितने ही बंगाली सिगरेट की कंपनी के दफ्तर में नौकरी कर गृहस्थी चला रहे हैं। हम अगर सिगरेट ना पिएंगे तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। निशिकांत कहता, वे लोग निराहार रहेंगे, मर जाएंगे, ऐसा हो तो भी हम सिगरेट पीकर अपना चरित्र क्यों बिगाड़ने जाएं। तुम लोग सिगरेट पीते हो तो कोई खास हानि नहीं है, मगर पूरा राष्ट्र ही अगर किसी दिन नशाखोर हो जाए तो कैसी बर्बादी होगी, सोचो तो सही। इसके अलावा नशेबाजी करना क्या अच्छी चीज है। जैसी सिगरेट है, शराब भी वैसी ही है। सिगरेट पीते पीते किसी दिन शराब पर उतर आओगे, तब। हम निशिकांत की दलीलें सुनकर ठहाका लगाते थे, आपस में कहते, निशिकांत कभी आदमी नहीं बन पाएगा। निशिकांत कहता, तुम्हारी राय में सिगरेट पीना ही अगर आदमियत है तो मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता हूं भाई। मैं वैसे नशाखोरों को नफरत की निगाह से देखता हूं। सिगरेट ही नहीं, शराब, चाय, पान, जर्दा, मैं किसी भी नशे का समर्थन नहीं करता। शुरू शुरू में हम हंस देते थे। बचपन में इस तरह बूढ़ों की तरह बातें करना हमें हंसने को विवश कर देता था। सोचा था निशिकांत किसी दिन बालिग होगा, दुनिया को समझेगा, तब उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। उसे इस बात की समझ आएगी कि बोधोदय या आख्यान मंजरी से मौजूदा जीवन को आंकना उचित नहीं है। लेकिन निशिकांत अंत तक निशिकांत ही रह गया। उसी निशिकांत में अंत तक कोई बदलाव नहीं आया। हम जब स्कूल से निकल कॉलेज में दाखिल हुए, हमारे चाल चलन, वेशभूषा में बदलाव आ गया। हाव भाव और बातचीत करने के तौर तरीके में भी बदलाव आ गया। गोवर्धन और कार्तिक भी मेरे ही जैसे माहौल में रहने लगे। हम एक ही क्लब के सदस्य हो गए। निशिकांत ने भी हमारे साथ उसी कॉलेज और उसी क्लास में दाखिला लिया, मगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले के जैसे ही
उसकी वेशभूषा रही। वही छोटे पने की धोती, मोटी कमीज, छोटे छोटे बाल, सब कुछ पहले के जैसा रहा। न सिगरेट पीता था, न ही पान, सूंघनी या चाय का सेवन करता था। हमारा निशिकांत पूर्णतः सात्विक पुरुष था। उसके बाद उम्र बढ़ते ही हम अपने अपने काम पर लग गए। गोवर्धन बीए पास कर छोटा मोटा कारोबार करने के ख्याल से बड़ा बाजार में चक्कर काटने लगा। कार्तिक को मर्चेंट ऑफिस में नौकरी मिल गई। मुझे कोई काम न मिला तो बंगला में एमए करने के ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिल हो गया। और निशिकांत, उसी समय निशिकांत के पिता का देहांत हो गया। निशिकांत की आंखों के सामने घोर अंधेरा सिमट आया। नौकरी के लिए वह मारा मारा फिरने लगा। उसके बाद मुझे जब नौकरी मिल गई, मैं कलकत्ते के बाहर चला गया। नौकरी का अर्थ है जीविका। नए माहौल में नई नौकरी पाकर सब कुछ भूल गया। कलकत्ता शहर, गोवर्धन, कार्तिक, निशिकांत सभी ध्यान से उतर गए। बीच में सिर्फ 2 दिन के लिए कलकत्ता आया था। तब एकाएक गोवर्धन से भेंट हो गई थी। लड़ाई का जमाना था। कलकत्ते में उन दिनों ब्लैकआउट चल रहा था। बैफल वॉल दिया हुआ कलकत्ता शहर। इवैक्यूएशन के बाद कलकत्ते में अब अकाल का प्रकोप छाया हुआ था। गांव-गांव से बच्चे, बूढ़े और औरतों के दल आकर फुटपाथ पर डेरा डंडी डाल रहे थे। लोग बाग घर घर माड़ मांग रहे थे। रात 1-2 बजे तक भिखमंगों की भीख मांगने की गुहारों से गृहस्थ लोग परेशान हो रहे थे। अपनी आंखों से बंगाल की हालत देखने के बावजूद विश्वास करना मुश्किल था। ऐसे वक्त में ही गोवर्धन से रास्ते में मुलाकात हो गई। एक विशाल गाड़ी के अंदर से गोवर्धन ने पुकारा। मैं जैसे ही उसके समीप पहुंचा, मुझे गाड़ी में बिठा लिया। गोवर्धन जैसे पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी वेशभूषा देखते ही समझ गया कि वह बड़ा आदमी हो गया है। सिल्क, नेकटाई, सिगरेट, गाड़ी इत्यादि उसके वैभव का परिचय दे रहे थे। कुछ बातचीत करने के बाद मैंने पूछा, कार्तिक का हालचाल क्या है जी? गोवर्धन ने कहा, किसी के हालचाल का मुझे पता नहीं है भाई। फैक्ट्री के कारण बहुत ही व्यस्त रहना पड़ता है। किस चीज की फैक्ट्री है? मैंने पूछा। गोवर्धन ने दूसरी सिगरेट सुलगाई और कहा, घी और सरसों के तेल की, उसके साथ चाय का कारखाना। मैंने पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? देश की हालत तो बदतर लग रही है। गोवर्धन ने कहा, देश की हालत चाहे जैसी हो, अपनी हालत अच्छी ही है। जरा सा भी वक्त नहीं मिलता है भाई। देखो ना, सुबह 5 बजे घर से निकला हूं, घर लौटूंगा रात 11 बजे। उसके पहले वापस जाना मुश्किल है। एक पल चुप रहने के बाद बोला, मेरे नए मकान पर किसी दिन आओ। नए मकान पर? गोवर्धन ने कहा, हाँ, 1,10,000 रुपए लगाकर नया मकान बनवाया है। आज ही चलें? उस दिन गोवर्धन मुझे अपने घर ले गया था। उस वक्त उसे घर लौटना नहीं था, किंतु मुझे दिखाने की खातिर कुछ देर के लिए वह लौट रहा था। आलीशान इमारत, सामने लॉन। तब उसके खूबसूरत बच्चे जन्म ले चुके थे। घूम घूम कर मुझे पूरा मकान दिखाया। बाथरूम कहाँ है, उसकी फिटिंग विलायती है या देसी, यह भी बताया। देसी फिटिंग और विलायती फिटिंग में क्या अंतर है, मुझे समझाया। इटालियन मार्बल में कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में बताया। चाय पिलाने के नाम पर नेपाली बॉय, मुसलमान खानसामा सभी को दिखाया। उसने दिखाने के लिए कुछ भी बाकी न रखा।
सब कुछ देखने सुनने के बाद मैं उस दिन वहां से विदा हुआ। गोवर्धन को भी काम था, फिर भी उस दिन इतने कम समय में भी गोवर्धन मुझे पुरुषार्थी व्यक्ति प्रतीत हुआ। लगा था हम लोगों के दल में संभवतः गोवर्धन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जीने की तरह जीवन जी रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? गोवर्धन ने कहा, एक नहीं 3 फैक्ट्रियां चलती हैं। एक खिदिरपुर में है, एक वराहनगर और एक बेहाला में। एक और फैक्ट्री खोलने का इरादा है। मन के लायक अभी तक मकान नहीं मिला है। मैंने पूछा, इतने घी, तेल और चाय की खपत हो जाती है? गोवर्धन ने कहा, मैं तो पूरी सप्लाई भी नहीं कर पाता हूं। इतना बड़ा अकाल है, इतने लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। लोग बाग राह बाट में मर रहे हैं। ऐसी हालत में कौन खरीदता है? गोवर्धन ने कहा, मिलिट्री, गवर्नमेंट लाखों रुपए का माल खरीदती है। फिर बात यह है कि जो लोग मर रहे हैं उनके अलावा दुनिया में क्या खाने वाले आदमी नहीं है? मैं गोवर्धन की बातें सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, यह सब तुमने कैसे कर लिया भाई? गोवर्धन ने कहा, बस एकमात्र मेहनत के बल पर। दिन रात मेहनत करते करते अपने कारोबार को खड़ा किया है। तुम लोग सिर्फ आराम करना चाहते हो, इसलिए तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। यह परिश्रम का फल है भाई। एड़ी चोटी का पसीना एक कर कमाया हुआ पैसा है। पैसा यूं ही नहीं आता है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। और ऑनेस्टी अगर ना हो तो मेहनत करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। और वह ऑनेस्टी तुम्हारी डिक्शनरी की ऑनेस्टी नहीं है, इसे कमर्शियल ऑनेस्टी कहते हैं। यह और ही तरह की चीज होती है। उस दिन इतनी बातें सुनने का समय मेरे पास नहीं था, उसके पास भी कहने का समय नहीं था। उसको ढेरों काम करने हैं। गोवर्धन कामकाजी आदमी है, पुरुषार्थी है। गोवर्धन के घर में आने के वक्त मैंने उससे पूछा था, निशिकांत की क्या खबर है, मालूम है? गोवर्धन ने कहा था, निशिकांत की बातें मुझसे मत करो। क्यों? अरे उससे कुछ होने वाला नहीं है, जरा भी डैश नहीं है। बिना डैश के मॉडर्न वर्ल्ड में चल सकता है? लाइफ में तरक्की की जा सकती है? आज की यह दुनिया हमारे दादे परदादों के जमाने की दुनिया नहीं है। उसकी समझ में यह बात आई ही नहीं कि यह 20th सेंचुरी है। आज तमाम चीजों का अर्थ बदल गया है। ऑनेस्टी का अर्थ बदल गया है, ट्रुथ का अर्थ बदल गया है, लाइफ का अर्थ बदल गया है। हमें अपनी डिक्शनरी नए सिरे से लिखनी है, वरना बंगाली आदमी नहीं बन पाएंगे। देख रहे हो ना, मारवाड़ी लोग हमें हर कारोबार में पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हैं। बहरहाल गोवर्धन से उस दिन मेरी वह आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद उससे मिलने का मौका नहीं मिला। उसके दूसरे ही दिन मैं कलकत्ते से रवाना होकर अपनी नौकरी पर चला गया था। आज बहुत दिनों के बाद निशिकांत से भेंट होने के बाद गोवर्धन की बातों का सचमुच ही साक्षात प्रमाण मिल गया। समझ गया कि निशिकांत को इस जमाने में जन्म नहीं लेना चाहिए था। इस आधुनिक युग में निशिकांत संभवतः अनफिट है। मैं तब जबरन ही निशिकांत को टैक्सी में बिठा चुका था। शुरू में निशिकांत ने जितना हो सका विरोध किया था, मगर मैंने उसके विरोधों पर ध्यान नहीं दिया। निशिकांत को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि डिक्शनरी सचमुच नए सिरे से लिखी जानी चाहिए। ऑनेस्टी का अर्थ नए सिरे से लिखना चाहिए, ट्रूथ का अर्थ नए सिरे से लिखना चाहिए, लाइफ का अर्थ नए सिरे से लिखना चाहिए। मैंने पूछा, तुम्हारी यह हालत क्यों हो गई निशिकांत? तुमने तो बीए पास किया था।
निशिकांत बोला। देखो भाई, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता, लेकिन भगवान के प्रति मुझ में अब भी आस्था है। यदि भगवान के प्रति मुझ में अटूट आस्था है तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी यह हालत न रहेगी। यह बात तुमसे कहे देता हूं। मैंने कहा, अपने भगवान की बात अलग रखो। तुमने बीए पास किया था, उसके बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिली? मिली थी भाई, भगवान ने मुझे नौकरी दिला दी थी। जब तुम लोगों को 30-40 रुपए की नौकरी मिली थी, उस वक्त मेरे बुरे दिन चल रहे थे। मुझे 150 की नौकरी मिली थी। क्या? हाँ भाई, तब मेरी जेब में कानी कौड़ी तक न थी। एक एक पैसे के लिए सड़कों की धूल छान रहा था। उन दिनों मेरे पिताजी बीमार थे, उन्हें डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा था। माँ के गहनों को बेच बेच कर पेट का खर्च चला रहा था। तब मेरी शादी हो चुकी थी, एक लड़की का बाप भी हो चुका था। उस वक्त मैं कैसे जीवन जी रहा था भाई, यह बात मेरे सिवा किसी को भी मालूम नहीं। जूता फट जाए तो मोची से सिलाने तक का पैसा हाथ में नहीं था। कभी कभी पूरे परिवार को निराहार रह जाना पड़ता था। दुनिया के किसी भी आदमी को इसकी तिलमात्र भी जानकारी नहीं थी। अपना दुखड़ा किसी के सामने रोऊं, मैंने ऐसा स्वभाव भी नहीं पाया है। किसी से उधार भी नहीं मांग सकता था। किसी के सामने हाथ फैलाने में मुझे संकोच का अनुभव होता था। मगर आज मैंने तमाम हया शर्म को ताक पर रख दिया है। मैं अभी 200 रुपए कर्ज लेकर लौट रहा हूं। ये रुपए ना मिलते तो कल मकान मालिक मुझे घर से निकाल देता। मेरी लड़की का इलाज नहीं हो पाता। 10-10 के ये 2 20 नोट हैं। यह कहकर उसने मुट्ठी में पड़े नोटों के बंडल को दिखाया। मैंने निशिकांत के चेहरे की ओर निगाह दौड़ाई। टैक्सी के अंदर अंधेरे में निशिकांत बड़ा ही असहाय जैसा दिख पड़ा। जितना असहाय शोक था, उससे भी ज्यादा। निशिकांत को कभी मैंने इतना निराश नहीं देखा था। मैंने पूछा, 150 रुपए की वह नौकरी कहाँ चली गई? कैसे छूट गई? छूटी नहीं। मैंने कहा, नोटों को पॉकेट में रख लो निशिकांत, गिर पड़ेंगे। निशिकांत ने कहा, नहीं, ये गिरेंगे नहीं। मेरे लिए ये रक्त के समान है। ये रुपए खो जाएं तो मेरी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। फिर भी मैंने जबरन रुपयों को उसकी कमीज की अंदरूनी पॉकेट में रख दिया। निशिकांत स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। हो सकता है असावधानी के कारण नोट गिर पड़े। मैंने पूछा, पैसा किससे कर्ज लिया? निशिकांत ने कहा, गोवर्धन से। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। मैं स्तंभित रह गया। आखिर तुम्हें गोवर्धन के पास जाना पड़ा? निशिकांत ने कहा, हाँ भाई, आखिर गोवर्धन से ही कर्ज लेना पड़ा। लेकिन मैं यह कह देता हूं भाई, जो ईमानदारी की राह पर चलता है उसके माथे के ऊपर ईश्वर है। अगर मुझ में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है तो कभी न कभी मुझे इसका पुरस्कार मिलेगा ही। तुम तो हमेशा यही बातें कहा करते थे, मैंने कहा। निशिकांत ने कहा, अब भी यही बातें कहता हूं। मैंने इसे अपने पिताजी से सीखा है। पिताजी के मरने के समय मैं पैसे की कमी के कारण उनका इलाज नहीं करा पाया। मेरा एक लड़का भी चिकित्सा के अभाव में चल बसा। फिर भी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, मगर आज मुझे हाथ फैलाना ही पड़ा। और यही वजह है कि गोवर्धन ने मुझसे आज बदला लिया। बदला? निशिकांत ने कहा, हाँ भाई,
गोवर्धन ने मेरी ईश्वर आस्था पर गहरी चोट की। उसने मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया। कैसे? निशिकांत ने कहा। सब बता रहा हूं। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें फुर्सत है? है, मैंने कहा। मैं सब सुनूंगा। कहो, निशिकांत ने कहा। इसके आगे की कहानी के अगले भाग में पोस्ट होगी। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।